नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज मंच पर। मेरा नाम है रवि सिंह और हम लोग एक बार फिर से आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप देख पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की शानदार ऐतिहासिक मजिस्ट्रेट इमारत मेरे ठीक पीछे है। और सुप्रीम कोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण मामलों पर हियरिंग हुई, जिनमें दो मामले बेहद मुश्किल थे। एक था ममता बनर्जी और ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से जुड़ा हुआ मामला, और दूसरा था एसआईआर के मामले पर जो आज सुनवाई हुई। पहले आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि ममता बनर्जी और ईडी के बीच जो गतिरोध मतभेद हम लोगों को कलकत्ता में देखने को मिले थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। पहले आपसे गुजारिश, हमारे चैनल पे प्लीज ज्वाइन करने की, इससे हमें आर्थिक मदद मिलेगी। अपनी छोटी सी आर्थिक सहायता कीजिए, बड़ा वित्तीय सहयोग। तो हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया। पहले ये मामला कहाँ था? कलकत्ता हाई कोर्ट। और कलकत्ता हाई कोर्ट में जब ये मामला आया तो उस पर सुनवाई नहीं हुई। मामला क्या है? मामला है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक टीम जब कलकत्ता स्थित आईपैक आईपैक एक प्राइवेट कंपनी है जो इलेक्शन मैनेजमेंट का काम करती है, और पहले उसमें प्रशांत किशोर जुड़े थे। इस तरह के काम करती है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन लड़ने में मदद करती है। वो आईपैक जो संस्था है, उस संस्था ने इलेक्शन का मैनेजमेंट का काम लिया है तृणमूल कांग्रेस का भी। ठीक है। अब तृणमूल कांग्रेस ने अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा दिया हुआ है आईपैक पे, और आईपैक के जो प्रतीक जैन उसके मालिक हैं, उनके ऊपर कथित तौर पर ये विवाद है, वाद है, प्रतिवाद है, कि आरोप है कि उन्होंने कोल घोटाले से उनके साथ जुड़े, और इससे जुड़े कुछ ट्रांजैक्शंस कैश में हुई है 20 करोड़ की। वो मुद्दे को लेकर के चुनाव ईडी की एक टीम ने आईपैक के कलकत्ता स्थित ऑफिस में रेड मारी। जब रेड चल रही थी, ठीक उसी समय ममता बनर्जी, जो कि आप जानते हैं मुख्यमंत्री है बंगाल, वो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी समेत कई पुलिस वालों को लेकर के उसी वक्त ईडी की जो रेड चल रही थी आईपैक के ऑफिस में वहां पहुंच गई। और उसके बाद कथित तौर पर यह कहा गया कि वो अपने साथ कुछ महत्वपूर्ण कागज डॉक्यूमेंट लेके वहां से चली। तो इसके खिलाफ ईडी ने एक एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में ईडी ने कहा कि भाई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स थे, वो लेके चली गई, तो इनको चोरी, डकैती, डकैती, रोबरी जैसे शब्दों का उपयोग किया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी ईडी के खिलाफ, ईडी के जो अधिकारी थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। और इन दोनों की एफआईआर जब दर्ज हो गई तो ये मामला पहुंच गया कलकत्ता। कलकत्ता हाईकोर्ट में जब ये मामले की पहले दिन सुनवाई हुई तो सुनवाई भी नहीं हो पाई, क्योंकि इतनी भीड़ थी और मामले कटे। ठीक दूसरे दिन दूसरा मामला, दूसरे दिन हियरिंग हुई। जैसे घोष वहां पर हियरिंग कर रही थी, सुरवा घोष, दूसरे दिन उस पर हियरिंग हुई, और हियरिंग के बाद मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी ईडी ने एप्लीकेशन डाल दी, पिटीशन यहाँ पर दायर कर दी। तो जस्टिस घोष ने कहा कि भाई मामला किसी वहां लंबित है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कर लेगा, हम लोग इंतजार हुआ, और आज हियरिंग हुई। आज जब इसमें हियरिंग हुई तो कलकत्ता जो सरकार है, सरकार की तरफ से इसमें पेश हुए सरकार, जो बंगाल सरकार, डीजीपी की तरफ से पेश हुए वकील कौन? अभिषेक मनु सिंह जी। ममता बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस है, उनकी तरफ से पेश हुए कौन? कपिल सिब्बल। ठीक है। दूसरा पक्षकार कौन है? ईडी। ईडी की तरफ से कौन पेश हुए? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। और कौन पेश हुए? एएससी एससी का, ये लोग पेश हुए। अब एक एक का आर्ग्यूमेंट किया था वो अफसर। सबसे पहले कपिल सिब्बल ने कहा कि ये जो हुआ है, इसमें ममता बनर्जी कोई डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर के वहां से नहीं गई। हालांकि पहले ये बता दूं, इस मामले में नोटिस इशू हो गया, नोटिस इशू कर दिया है और जवाब मांग लिया पश्चिम बंगाल सरकार। ठीक है। अब इसमें नोटिस जब इशू हुआ है तो नोटिस इशू होने के पहले जो बहस है, उसमें डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा कि भाई ये जो आईपैक आईपैक का जो ऑफिस,
वो भी एक राजनीतिक पार्टी का एक्सटेंडेड ऑफिस, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी डॉक्यूमेंट थे। और डॉक्यूमेंट्स थे, क्यों थे डॉक्यूमेंट? क्योंकि भाई हमको चुनाव लड़ना है और चुनाव जो है वो सिर पे है, इसलिए हम लोगों ने वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स रखे थे। और ममता बनर्जी जो लेके गई वो केवल अपने डॉक्यूमेंट लेके गई, ठीक है। और सवेरे 5:30 बजे से रेड चल रही थी, ममता बनर्जी वहां पर पहुंची है 12 बजे। तो इतने 7 घंटे में आपने जो डॉक्यूमेंट सीज करने थे वो किए कि नहीं किए? उन डॉक्यूमेंट्स में से ये जो फाइल ममता बनर्जी लेके गई है, केवल इसी फाइल में कागज थे वो जो महत्वपूर्ण आपको चाहिए थे, ये मामला उठाया। दूसरी तरफ कपिल सिब्बल ने ये बात कही कि भाई ये जो जितने भी आधार बनाए जा रहे हैं गलत है और नोटिस इशू नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नोटिस इशू ना किया जाए। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर फिर भी नोटिस इशू, फिर इस पर जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हम लोग नोटिस इशू करने से आप रोक नहीं सकते, हम लोगों को रोक नहीं सकते हो आप, हम लोग नोटिस इशू करेंगे। इस पर डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम लोग आपको रोक नहीं सकते, लेकिन जब आप नोटिस इशू करेंगे तो हमारा ये विरोध भी दर्ज कर लें कि हम लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं और खड़ा विरोध कर रहे हैं नोटिस इशू करने का। तो नोटिस जब इशू करेंगे तो ये बात आप उसमें डाल दी, हम तो रोक नहीं सकते आपको, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, वो जो करना चाहेगा वो करेगा। लेकिन हमारी तरफ से ये कहना है कि आप जब ये करेंगे तो आप ये हमारा जो विरोध है वो डालें, ठीक है। ये तो हो गया उनका पक्ष। अब आइए सरकार का पक्ष या ईडी का पक्ष। ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी जो वी राजू है वो पेश। उन्होंने क्या बात की? उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी, उन्होंने पहले उनकी मांग थी कि नोटिस इस मामले में इशू होना चाहिए। दूसरी बात थी कि अगर इस तरीके से एक सेंट्रल एजेंसी है जो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रही है, कोल घोटाले से जुड़े मामले में 20 करोड़ रुपए का कैश लेन देन हुआ है और उस मुद्दे को लेकर के हम लोग गए थे रेड मारने के लिए, यानी कि ईडी गई थी रेड मारने के लिए, और उनके काम काज में बाधा डाली गई, उनके काम को बाधित किया गया। तो ऐसे में काम में बाधा डाली गई और वहां से कुछ फाइल को चोरी करके ममता बनर्जी लेके चली गई, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जरूरी क्या है कि एफआईआर दर्ज की जाए, ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आप आदेश दे दीजिए। सीबीआई के मामले में जांच, सीबीआई इस मामले में जांच करे, ये भी आप आदेश दे दीजिए। और उन्होंने कहा कि इस मामले में नोटिस तुरंत आप इशू कर, ये बातें कही। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस तो इशू कर दिया, एक काम तो किया कि नोटिस इशू कर दिया। अब नोटिस इशू करके उनको जवाब देना है, ममता बनर्जी को या सरकार को जवाब देना है कि उन्होंने ये एक्शन क्यों किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन बातचीत के दौरान कि भाई ये जो अगर एक एजेंसी काम कर रही है और उसके काम को इंटरवीन कोई दूसरा पक्ष करेगा, दूसरी पार्टी करेगी, दूसरा पक्ष करेगा या दूसरी एजेंसी करेगी, दूसरी सरकार करेगी, तो फिर हमारा काम कैसे, हम लोग निष्पक्ष तरीके से इंडिपेंडेंटली अपना काम नहीं कर पाएंगे। ये बात बोली और ये बात बोल के उन्होंने नोटिस इशू कर। ये तमाम घटना घटी है आज। केंद्र सरकार की तरफ या ईडी की तरफ से ये तर्क दिए गए और जो तर्क दिए गए हैं ईडी की तरफ से वो ये दिए गए थे, और जो तर्क दिए गए ममता बनर्जी की तरफ से या तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पूर्ण 2 सप्ताह, अब 3 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। 2 सप्ताह में जवाब देना है ममता बनर्जी। अब देखिए राजनीतिक लड़ाइयां हो गई है शुरू, इलेक्शन से आपको पता। हाँ एक बात और हुई, जब बहस चल रही थी तो तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने कपिल सिब्बल की एक बात का जवाब दिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि जब चुनाव हो रहा है, इलेक्शन है वहां पर, ऐसे में हमारी गोपनीय फाइल्स वहां पर रखी हैं, कौन उम्मीदवार कहाँ से लड़ेगा, कौन उम्मीदवार के पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, किस किस को पार्टी कंसिडर कर रही है टिकट देने के लिए, क्या डेटा है, और ये एक एक्सटेंडेड पार्टी। तो इस पर, और इलेक्शन जो है वो शुरू, इलेक्शन अभी है, इस पर जवाब देते हुए एसडी तुषार मेहता ने कहा कि इलेक्शन कहाँ है, अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई, इलेक्शन घोषित नहीं हुआ है, तो कहाँ इलेक्शन। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि ठीक है, जब ये कह रहे हैं इलेक्शन नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं, बहस ही खत्म हो गई, इस बात पे क्या दर्ज करना है जिन्हें अगर। खैर ये सब विवाद हुआ, बाकी थी, और वो बात हमने आपके सामने रख दी।
तो ये इलेक्शन देखिए शुरू हो गया है, बंगाल का चुनाव आप जानते हैं कितना रोचक चुनाव है और कितना हाई इंटेंसिफाइड इलेक्शन है। इसमें हम लोग देखेंगे कि आने वाले वक्त में इस तरह के वाद विवाद प्रतिवाद आरोप प्रत्यारोप लगातार लगेंगे। और ये इलेक्शन जो होगा, इलेक्शनरिंग जब होगी, जब कैंपेनिंग चलेगी, तो और ज्यादा एक दूसरे पर वाद प्रतिवाद वाद विवाद देखेंगे, भारी आरोप लगेंगे एक दूसरे पर। और ये इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस पर हमने देखा था कि अभिषेक बनर्जी जो कि भतीजे हैं, जो कि भतीजे हैं ममता बनर्जी के, वो भी मिलके आए थे और उन्होंने भी ज्ञानेश कुमार के बारे में कई तरह के आरोप लगाए, ज्ञानेश कुमार पर कई तरह के आरोप लगाए। और ईडी जो है, ये भी सवाल उठे, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा कि भाई आपको यही समय क्यों मिला, ये मामला तो इतना लंबा चल रहा है। आखिरी जो बयान दर्ज हुए थे वो फरवरी 2025 में हुए थे, एक पूरा साल बीत गया, उसके बाद से आपने कुछ नहीं किया, ईडी ने कुछ नहीं किया, तो ऐसा क्यों है। ये सब बातें भी हुई, पर खैर आखिरी में वही हुआ जो ईडी की डिमांड थी। और ईडी ने जो डिमांड की थी वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब आप ऐसा करें, इसका जवाब देंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। पर ये घटनाक्रम बड़ा रोचक है। और फेडरल स्ट्रक्चर की जो बात की जाती है कि भैया केंद्र सरकार को ये अधिकार है, प्रदेश सरकारों को ये अधिकार है, उसकी भी एक वानगी हम लोगों को देखने को मिली कि कैसे क्या कोई एजेंसी अगर रेड कर रही है उसमें कोई इंटरवीन कर सकता है, या एजेंसी जो रेड कर रही है क्या उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, चाहे वो समय कौन सा हो, चुनाव नजदीक आ रहे हो, कुछ भी हो। लेकिन तमाम इश्यूज पे बहुत महत्वपूर्ण ये मामला है। इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी, तो आपको अपडेट देते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की इस ऐतिहासिक बिल्डिंग के कुछ नजारों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, संभव हो तो ज्वाइन भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए कुछ नजारे सुप्रीम कोर्ट के इस बेमिसाल शानदार ऐतिहासिक इमारत के।